तो एक बार फिर से सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2024 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी फिर से सत्ता हासिल करने के लिए नए नए फॉर्मूले अपना रही है। लोकसभा चुनाव में 150 नए चेहरों को प्रत्याशी बनाने की तैयारी की जा रही है। उम्र दराज सांसदों को संगठन में भेजने की तैयारी है। संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 150 उम्मीदवार क्यों बदले जा रहे हैं? क्या 150 सांसदों के कामकाज से आलाकमान खुश नहीं है? क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन के हिसाब से अपने नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी? सबसे बड़ा मुद्दा में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि नए उम्मीदवारों की क्या तैयारी है और इंडिया पर ये पड़ेगी भारी और बदल जाएंगे क्या 150 उम्मीदवार? लेकिन क्या बन पाएगी सरकार? तो मोदी का प्लान 150 नए से बढ़ेगा विश्वास। मिशन 80 वाला दांव क्या जिताएगा बदलाव? बीजेपी का फॉर्मूला नए चेहरों को मौका। ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना दें। भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग के साथ लगातार सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलग अलग राज्यों में प्रवास हो रहे हैं और राज्य इकाइयां अपने जिले स्तर के प्रवास कर रही है। जिला इकाइयां हर बूथ लेवल तक कार्यक्रमों की योजनाएं बना रही है। पार्टी के सभी मोर्चा, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर के एक साथ इस लक्ष्य पर तैयार हो चुके हैं कि कैसे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके और फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई जा सके। निश्चित तौर पर बीजेपी अपने तमाम सांसदों का टिकट काटेगी, क्योंकि इन्हीं सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे। वो सारे वायदे और दावे खोखले साबित हुए। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी चाहती है कि अपने सांसदों का टिकट बदल दे, नया चेहरा लेके आए, ताकि जनता उनके किए हुए कारनामों को भूल जाए, उनके वायदों को भूल जाए और वो नए तरीके से जनता को गुमराह करे। भारतीय जनता पार्टी अब चाहे अपने चाल बदले, चरित्र बदले या चेहरा बदले, जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। पता चल चुका है जनता को कि बेरोजगारी के सवाल पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, महंगाई के सवाल पर कोई जवाब नहीं है, महिलाओं के प्रति अत्याचार के खिलाफ कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए अगर वो श्री नरेंद्र मोदी जी का भी चेहरा बदल देते हैं उन 150 उम्मीदवारों के साथ जो आप कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया जीतेगा, इस बार जनता जीतेगी। बीजेपी की ये रणनीति एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वहां चुनाव में उन्होंने विधायकों के टिकट पलटी कर देते थे, यानी चेंज कर देते थे। तो उससे पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाती थी और पार्टी जीत जाया करती थी। यानी पार्टी से नाराजगी नहीं है, लोगों से जो जनप्रतिनिधि है उनसे नाराजगी है, तो वो काउंटर हो जाती है। तो ये रणनीति 2024 में भी भाजपा अपनाएगी और 100 से ज्यादा, 100 से 150 के बीच में टिकट चेंज हो सकते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनीश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा सैफ खान कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। अवनीश जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जो बात हो रही है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24 के महासमर में उतर चुकी है। आज एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया की मीटिंग भी हुई है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी जो है सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा मुखर नजर आएगी और भी ज्यादा प्रचंड प्रहार करते हुए नजर आएगी। लेकिन जो 150 सांसदों की टिकट काटने की बात हो रही, क्या है ये बात? कितनी सत्यता है? क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आने वाला है? इस तरह की बातें करना, टिकट किसके कटेंगे, किसके जोड़ेंगे, ये तो बड़ी जल्दबाजी। पार्टी नेतृत्व अपना फैसला लेगा, अब फैसला लेता है और जीत हार का मापदंड देखकर, हालात देखकर तब प्रत्याशी को चयन। परंतु इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रत्याशी कौन। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी होता है कमल निशान, और कमल निशान जिसको मिल जाता है वही प्रत्याशी होता है। कमल के प्रति जनता की आस्था है, सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की, उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम जनता में जिस तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैंडिडेट कौन होता है, इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जनता से जो वादे करता है वो पूरे करता है, और जो पूरे करता है उस पर जनता मोहर लगाती है। और 2014 से आप देखिए कि जिस तरह से राजनीति में बदलाव आया, जिस तरह से विश्वसनीयता की राजनीति अब बढ़ी, उसका असर जनता के चुनाव में दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का बैंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 80 सीटें जीतने का लक्ष्य नहीं, लेकिन बताया जा रहा जो दागी सांसद हैं उनकी संख्या कम करेंगे, जो जिनके प्रति जनता में नाराजगी है उनकी संख्या कम करेंगे, जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके टिकट कटेंगे। देखिए शुभम जी, ये तो नेतृत्व का फैसला है। मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता है कमल निशान, और कमल निशान जिसको मिलेगा जो भी बनेगा, इसमें कौन बदलेगा क्या बदलेगा ये तो कहना अभी बहुत ही मुश्किल काम है। ये आपको कहाँ से जानकारी आ रही है इसको कोई नहीं कह सकता। परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य उम्मीदवारों की संख्या बहुत लंबी है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। हमारे यहाँ एक एक सीट पे टिकट मांगने वाले जिताऊ कैंडिडेटों की लंबी फहरिस्त है। तो इसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से, कार्यक्रमों से, सरकार की विश्वसनीयता से, ये चूंकि बिल्कुल और जनता के बीच संवाद के साथ। ठीक है, आप लोग और खासतौर पर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये बात हमेशा बोलते हैं कि ये आला कमान तय करेगा, संगठन तय करेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसको लेकर विरोधियों में तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सैफ खान भी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने इशारा भी किया था बोलने के लिए। सैफ जी, देखिए सबसे पहले शुभम जी, मुझे बड़ी आश्चर्य और हैरानगी होती है बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि वही सांसद वाली बात कर रहे हैं क्या कि आप कोई भी बटन दबाएंगे हम ही जीतेंगे। बहरहाल जो विषय है या जो इलेक्शन के रिजल्ट अभी कर्नाटका, हिमाचल या दिल्ली के एमसीडी में आए वो तो दुनिया देश के सामने वो पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी का सफा है। अब आज जो खास बात यह है कि अभी अपने 150 लोगों की जो टिकट काट रहे हैं, या 80% मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 80% जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी चेंज किया जा रहा है। ये घबराहट जो है, क्योंकि जो 2014 की जिक्र कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता जो है, कोई अच्छे दिन 15 लाख रुपए स्मार्ट सिटीज बुलेट ट्रेन के जिक्र कर रहे थे। या अभी जो सीएजी ने रिपोर्ट निकाली है और जिसमें बताया कि अयोध्या में भी 19 करोड़ और 75 लाख के करीब जो है फ्रॉड किया गया, जैसे डीएसपी ने किया था 1400 करोड़ का। और निर्मोहा अखाड़ा जो केस लड़ा था अयोध्या का, वो ये बताता है कि 1400 करोड़ रुपए जो है भगवान राम के नाम पे लेके खा गए। क्या वो फ्रॉड जो 1 किलोमीटर जो है 250 करोड़ रुपए का बन रहा है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, या वो फ्रॉड जो मेडिकल के ऊपर जो है जो सुविधा दी जाती है, 7.5 लाख जो है लोगों का एक नंबर से रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप तो ये जो जुमलेबाजी है ना, ये अब जनता समझ चुकी है। वही मुंह तोड़ जवाब की वजह से जो है मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊं उससे पहले मैं 10 सेकंड आपको देता हूं, आप अपनी बात रखिए। अवनीश जी देखिए, जवाब दीजिए। साहब भाई आपकी बात पूरी हो गई, आपके प्रश्न पूरे हो गए, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ये उम्मीद ये जो बौखलाए हुए मेरे कांग्रेस के साथी हैं, इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं, इनको ढूंढे कैंडिडेट नहीं मिलता। इनके पास ना कैंडिडेट है ना प्रत्याशी। और ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं, ये तमाम प्रयोग कर चुके हैं। कभी प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, कभी जिला अध्यक्ष बदलते हैं, ना इनको कैंडिडेट मिलता है ना जनता के से कोई सहयोग। और उत्तर प्रदेश की जनता अपनी पार्टी आपके पास कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने फैसला ले लिया है कि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करना है, और उस दिशा में बढ़ गई है। केवल एक सांसद है, वो भी अपने गायब हो जाएगा। 80 सीटों में 0 सन्नाटा। आपके पास कुछ नहीं बचा है। आप केवल शोर बचाने के लिए टीवी पर आ जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ताकि लोगों को पता लगे कांग्रेस है। वरना कांग्रेस को भुला चुके हैं लोग, और कांग्रेस को लगातार ठीक है। सैफ खान मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आपने तमाम घोटालों का जिक्र किया, आपने तमाम बातों का नहीं मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप तमाम घोटालों के आरोप कांग्रेस सरकार पर भी लगते रहे हैं जब आपकी सरकार रही है, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि जिन घोटालों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं एक घड़ी मान लेता हूं कि अगर ये वाकई में हुए हैं, उसके बाद क्यों जनता स्वीकार रही है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न सुनिए, आप मेरा प्रश्न सुनिए, आप मेरा प्रश्न नहीं, देखिए मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ। सैफ खान, मेरा सवाल ही आपने नहीं सुना है ना आपने आप लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने राज किया है, आपने यहां पर प्रतिनिधित्व किया है,
लेकिन आज क्या ऐसी वजह है कि आप नदारद हैं यहां पर? आपके जो पारंपरिक मतदाता थे वो आज आपके साथ कहीं भी खड़े नहीं दिखाई देते हैं, आपके खाता खुलना मुश्किल हो गया है, क्यों हो रहा है ये? अब मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। पहली चीज जो है, जी। अभी लेटेस्ट इलेक्शंस हुए उसका मैंने आपको जिक्र किया, जनता का मैंडेट बताया कि जनता के माहौल, और जब ये इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में जीते भारतीय जनता पार्टी, तब उसके बाद में सत्यपाल मलिक जी इन्हीं के जो गवर्नर बनाए गए हैं, इन्हीं के जो नेता रहे, उन्होंने बताया कि 2019 में कैसे जो है हमारे जवानों को शहीद करवाया गया, और ये भी बताया कि अडानी के पास जितना भी पैसा है सब प्रधानमंत्री का, यानी सब जनता का पैसा है, सब उसी करप्शन का पैसा है जो है अडानी के पास जमा करवा के जो है उसको दूसरे नंबर के रैंक के ऊपर लेके आ गए। ये है सच्चाई जो है, और एक नहीं बहुत सारी बातें जो उन्होंने जो है सत्यपाल मलिक जी ने बताया, सत्यपाल मलिक ही नहीं है सिर्फ, ये भी है सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुनिए आप ही के नेता का बता रहा हूँ, अगर सुन लीजिए, 4,600 चलिए ठीक है, आप दोनों ने काफी वक्त ले लिया है, मैं आता हूँ सैफ खान, मैं आता हूँ अब आपके पास, बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए। आपके सहयोगी दल जो इस वक्त इंडिया में है, भुवन जी बहुत देर से बेचारे शांत बैठे, मैं उनसे बात कर लेने दीजिए मुझे। ठीक है भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, यहाँ की राजनीति के बारे में बात करें, तो आपके जो सांसद जीते थे वो उसके बाद दुर्भाग्य से चाहे नेताजी का निधन हो गया है या फिर बाकी जो है लगातार उनकी संख्या कम होती चली गई। क्या वजह आखिर रही है जो आपकी यहाँ पर प्रतिनिधित्व था वो कम होता चला गया? 30 से ज्यादा सांसद मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी जीती है, एक दौर रहा है, लेकिन आज के दौर में आज हम बात करें, आपकी सरकार जब थी उसके बावजूद भी लोकसभा में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। और अब मैं चाहूंगा आप इस पर भी जवाब दें, जो बीजेपी अपने टिकट बंटवारे में जो कटौती करने जा रही है, कुछ लोगों के टिकट बदलने जा रही है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? ये दोनों सवालों के जवाब आप दीजिए। शुभम जी, पहले तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट बदलने जा रही है, ये इनका पार्टी का मामला है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर मुझे याद आता है, आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जानना चाहती है उन सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे वो बालक गोद में ही है या कुछ बड़ा हो गया। निश्चित तौर पे वो गांव गोद में ही रह गए और उस पर कोई काम नहीं होने का काम करा, जनता पे सर्टिफिकेट तैयार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम लोग पीडीए के साथ आगे बढ़े, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्योंकि यही समाज है जो लगातार टारगेट है मोदी जी और योगी जी की सरकार। हम लोग इनकी लड़ाई को, अंतिम खड़े व्यक्ति की लड़ाई को, जाति जनगणना की मांग को लेकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और रही बात आज का आपने विषय चलाया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज जो स्थिति है, क्या स्थिति है महिलाओं की स्थिति पे आप देखिए, मणिपुर का आया, दिल्ली में पहलवान बेटियों का आया, आप देखिए माँ बेटी को जिंदा जला दिया कानपुर में, ये देखिए हाथरस की बेटी के साथ से रोजगार मांगने पर लाठी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। आज देखिए उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने लोग बिहार जा रहे हैं, बिहार जाने का काम कर रहे हैं। और मैं आज चैनल के माध्यम से सोशल साइट पर तैर रही तस्वीरें, वो कहते उत्तर प्रदेश में रोजगार होते तो हम बिहार क्यों आते। तो निश्चित तौर पे सभी मोर्चों पर सरकार फेल हो चुकी है। और 2024 का चुनाव है, 2014 और 2019 का जो मैनिफेस्टो था इनका, वो पढ़ लीजिए, वो केवल झूठ का परिंदा साबित हुआ। चाहे 2 करोड़ नौकरी का विषय इन्होंने कहा, किसानों की आय दुगनी का कहा, काला धन का इन्होंने कहा, और निश्चित तौर पर जो महिला सुरक्षा की बात इन्होंने कही, ये सारे मोर्चों पर सरकार फेल हो चुकी है। ये टिकट का चाल चरित्र चेहरा इनका जनता के बीच में आ चुका है, और ये किसी का चेहरा बदल दे, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से देश मुक्ति चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन जो है, जो हुआ है, जो यूपीए आज इंडिया के रूप में सामने आया है, उसमें सहमति बन पाएगी? हालांकि अभी हम इस घोषी उपचुनाव पे तो मैं सहमति बनते देख रहा हूं, कांग्रेस ने जो है समर्थन दिया है आपको जो है, लेकिन क्या लोकसभा में भी ऐसा संभव हो पाएगा? शुभम जी, अब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपका सम्मान करते हुए मैं बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत स्पष्ट बात कही है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल करके कांग्रेस के साथ, बसपा के साथ, अन्य छोटी पार्टियों के साथ समझौता करा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी पार्टियों को बड़ा दिल करके, जैसा माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल है, बड़ा दिल करके अगर वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खड़ा होना पड़ेगा। केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 में इनको
रोकने का काम करा, इनकी सीटें घटाने का काम करा, वोट परसेंटेज कम करा। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कोई रोक सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया का जो अलायंस है वो निश्चित तौर पर इस पर ताकत देने का काम। ठीक है, अनुपम जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप इस पैनल में गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि युवाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 400 सीटों पर वो कमल खिलाना चाहते हैं। उनका ये फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला सफल हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हालिया घटनाक्रम को हम देखें, राजनीतिक काल चक्र को देखें तो स्थितियां थोड़ी सामान्य नहीं है। शिवम, देखिए, हमने पहले भी सुना है कि बहुत ढेर सारे लोगों का टिकट कटेगा, मंत्रियों का टिकट कटेगा, विधायकों का टिकट कटेगा। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। देश में 65% युवा है। अभी उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव चला दिया। उन्होंने देखा आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने युवाओं को बहुत अच्छे से टैप किया, तो ऐसे में उन्होंने अपना नैरेटिव चला दिया कि सब हम युवाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने जाने हैं। अब देंगे नहीं देंगे ये बात की बात है। अभी वो कहते हैं कि सब हम लोगों को रिपीट नहीं करना चाहते, बहुत लोगों को मौका देना चाहते, लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेसी में आप देखेंगे तो केंद्र से लेकर राज्य तक हुई अधिकारियों को एक्सटेंशन मिलता रहता है, तो उनको तो आप लगातार रिपीट कर रहे हो। जब आप लोगों को एक्सटेंशन देते हैं तो कितने अधिकारी घुट के रह जाते हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी एक रणनीति है। हकीकत ये है कि अभी देखें जो सर्वेज आ रहे हैं, आपने देखा कि आज की 9 साल के बाद, 9.5 साल के बाद भी अगर प्रधानमंत्री मोदी 52%, 53% की रेटिंग के साथ बने हुए और उनका जो सेकंड है सबसे नीचे वो है राहुल गांधी 16% पे है, वो भी भारत यात्रा के बाद। तो आप इसको समझ लें कि जो लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं, भारत में हो रहे हैं, वो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनमत संग्रह होकर रहे। मुद्दे कुछ बचे नहीं। देखिए, फॉर मोदी अगेंस्ट मोदी, कुछ लोग मोदी के फेवर में हैं तो उनको मोदी की कोई बात गलत नहीं लगती, जो मोदी के खिलाफ है उनको भारत का चंद्रमा पे जाना भी बुरा लगता है। तो कुल मिलाकर मोदी अपने आप में एक मुद्दा बन गए हैं, मोदी ही सब कुछ है। लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। 2 बातें, एक तो आप मोदी के खिलाफ चेहरा नहीं दे पाए, अभी तक एक चेहरा नहीं दे पाए। जो चेहरा आप राहुल गांधी का बताते हैं वो 53% रेटिंग के मुकाबले 16% है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री मोदी अगर 9 साल, 9.5 साल बाद भी अगर अपनी लोकप्रियता बरकरार रखे। एक बात मैं जरूर देखिए शुभम भाई इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसमें आप लोग लगातार ये कहना बंद करें कि जनता को मूर्ख बना दिया, लोगों को मूर्ख बना दिया। जनता को मूर्ख कहना बंद करें। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग का नारा देकर जब हारे थे, उन्होंने एक लाइन में कहा था कि हम अपनी बात जनता को समझा नहीं पाए। तो जनता को मूर्ख बना दिया, जनता मूर्ख बन गई, ये सब कहना बंद करें। अपने अंदर झांकें और अपने अंदर आप देखिए। और हर तरह के गठबंधन आपने ट्राई कर लिए हैं। अभी आपकी मीटिंग चलती रहती है गठबंधन के अंदर कमरे में। पटना में भी देखा हमने, बंगलौर में भी देखा, और बाहर गाली गलौज चलती रहती है दोनों के प्रवक्ताओं में। तो ये आप इसको अभी भी मोदी के सामने वही मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे कि कई जगहों पर जहां बीजेपी नहीं है वहां पर ये जो इंडिया के जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो आमने सामने हैं, तो वो वहां पर कैसे उनके बीच सहमति बनेगी? बहुत सारी ऐसी जगह है। देखिए ना, हर जगह तो ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं ना। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस का वोट खा के ही तो मोटे हुए हैं शिवम भाई। और आज भी आपने देखा कि अंदर राहुल गांधी और ममता बनर्जी साथ बैठे हैं और बाहर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चोर है। अंदर राहुल गांधी और केजरीवाल साथ बैठे हैं, बाहर प्रियंका कक्कड़ कह रही है उनकी कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल समझौता कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा भुवन भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बिल्कुल यही सवाल है कि आखिर कैसे सहमति बन पाएगी, क्योंकि एक टेबल पर बैठते हैं आप, एक साथ बात करते हैं, लेकिन प्रवक्ताओं में यहां पर आप देखिए एक दूसरे के बीच में झड़प होती रहती है। दूसरी बात, नेतृत्व की स्वीकार्यता कैसे होगी? कौन नेतृत्व स्वीकारेगा? आपने जैसे कहा कि बड़े भाई की भूमिका में बाकी दल रहे हैं, अखिलेश यादव का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में स्वीकारना चाहिए, बिहार में कहेंगे नीतीश कुमार को स्वीकारना चाहिए, बंगाल में कहेंगे ममता बनर्जी को स्वीकारना चाहिए। तो आखिर कौन वो फेस होगा? क्योंकि आपको याद होगा कि तीसरा मोर्चा जब बना था मुलायम सिंह यादव की कोशिशों से बना था, लेकिन आखिरी में हुआ यह था कि मुलायम सिंह यादव ने अपने आप को अलग कर लिया था उससे। क्या इस बार भी वही होता नजर आएगा? शुभम भाई, समय के अनुसार बहुत सारी बातों पे विराम लगा है। पहले लोगों ने कहा कि ये लोग बैठक नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को भी विराम लगा। फिर लोगों ने कहा इनका नाम तय नहीं हो पाएगा,
नाम भी तय हो गया है। आज हम तीसरी मीटिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो राजनीति का जो प्रोसीजर होता है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तेजी वाला काम नहीं है राजनीति का। हम लोग भी 28 साल पहले यात्रा में शुरू हुए थे 1995 में, और आज 28 साल में यहाँ तक पहुंच पाए। तो ये राजनीतिक यात्रा जो है धीरे धीरे चलती है। अब तीसरी मीटिंग के बाद हमारा संयोजक भी क्लियर हो जाएगा और एजेंडा भी तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोसीजर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने काफी लोगों की उन बातों को विराम लगा दिया। मैं चाहूंगा बहुत सीमित शब्दों में एक जवाब दे दे। मैं सैफ भाई के पास जाऊंगा और ठीक वही सवाल मेरा उनसे भी रहेगा। सवाल ये है कि क्या दूसरी तरफ जब एक चेहरा क्लियर है कि कौन आपके अगेंस्ट में रहने वाला है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुका है, तीसरी बार भी दावेदारी उन्हीं की है, दूसरी तरफ आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं अभी तक कि आखिर कौन नेतृत्व करेगा आपका। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हर किसी आपका जो वोटर भी होगा, जो समाजवादी पार्टी का भी वोटर होगा, वो भी चाहेगा कि अखिलेश यादव को चेहरा बनाया जाए। तो आखिर कैसे कब वो क्लियर होगा? देखिए शुभम भाई में पॉलिटिकल साहब जी मैं आता हूँ। शुभम भाई मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, लंबी मेरी यात्रा है। जी। मैंने वो चुनाव भी देखे हैं जब देवी गौड़ा साहब बन जाते हैं, गुजराल साहब बना देते हैं, चंद्रशेखर साहब बन जाते हैं। ये देश का नेतृत्व कौन करेगा? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करेगी। ये देश का नेतृत्व कौन करेगा? 140 करोड़ की जनता तय। हाँ, तो क्या आप कह सकते हैं कि पोस्ट इलेक्शन ये तय होगा? बिल्कुल। ठीक है सैफ साहब, ठीक है, यही सवाल मेरा आपसे भी है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी खुद बनी है आरएसएस से, वही जून 23, 2023 को अपनी वीकली मैगजीन में ये बता चुका है कि आप मोदी का मैजिक नहीं चलेगा, यानी उनकी खुद की जीतने की जो सक्षमता है वो ही नहीं है। तो हम कहां से बात कर रहे थे? दूसरी बात ये मैं इनसे जो है ये बता रहा हूँ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्टर से कान खोल के सुनिए, खुद आरएसएस कह रही है, मैं नहीं कह रहा था आपके। मेरे सवाल का जवाब दे साहब भाई। ठीक है, आरोप बहुत लगा लिया आपने। अरे शुभम जी सुन लीजिए, थोड़ा संयम रखिए। और जब इंडिया अलायंस बनी है, जब सभी पार्टियां साथ में है, तो हम डिसाइड करके बता देंगे नाम जो है कि कौन नेतृत्व जो करेगा। और हमें अच्छा ही लेके आए, हम ऐसा नहीं लेके आएंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत बड़ा सवाल हो, ऐसे नहीं होंगे। ऐसे जैसे मनमोहन सिंह जी थे जिनकी यूनिवर्सिटीज में भी स्कॉलरशिप चलती है, हम वैसा ही प्रधानमंत्री लेके नहीं, लेकिन ऐसा क्या नहीं लेके आएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे किसी को। सुनिए शुभम, अरे आप फ्लो तोड़ देते हैं मेरा, रुक जाइए। नहीं बोलिए। ऐसा नहीं बनाएंगे किसी को, ऐसे किसी को नहीं बनाएंगे। हिंदुस्तान का एजुकेशन का मिनिस्टर, जिसकी पढ़ाई पे बहुत बड़ा सवाल होता है, स्मृति ईरानी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। हम एक पढ़ा लिखा जो है, जो देश को जो है आगे बढ़ा के लेके जाएगा, हम बोले क्या है। आज देख लीजिए, आज आप देख लीजिए बीपीएल में जो है, बीपीएल के लिए भी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो गरीब लोग हैं, उनमें 3 करोड़ रुपए के करीब जो है अब प्रचार के लिए यूज कर लिया उनका पैसा। जो आप ये क्या कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आरबीआई ये कह रहा है 3 गुना ज्यादा जो है फ्रॉड, जो लोन के फ्रॉड हुए हैं मोदी सरकार में हुए हैं। अब आप ये लगा लीजिए 68 ईयर्स में 55 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब ठीक है साहब ठीक है। अभी अगर आरोपों की अगर अब बीजेपी प्रवक्ता के पास जाएंगे तो उनके पास बहुत लंबी फेरिश होगी, क्योंकि आप लंबे वक्त तक सुन रहे हैं और वो आपको 2G गिना देंगे, आपको कोयला घोटाला गिना देंगे, आपको तमाम गिना देंगे। लेकिन देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या घोटाले पे भी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। ऐसे तो मैं बोलूं मोदी जी ने जो गोदरा कराया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मैं चाहता हूं कि एक अच्छी कोशिश है सार्थक बचाने की, मैं समझ सकता हूं। मैं बिल्कुल नहीं बचाता। देखिए, ये सबसे बहुत आसान होता है कि आप मीडिया पर सवाल खड़ा करें, अंत में यही होता है। मीडिया नहीं, मैं तो आप पे सवाल कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपका चलिए आरोप, आपने अच्छे बचाने की कोशिश, मैं बिल्कुल बचाने की कोशिश। बेरोजगारी दर जो है, सुनिए 8% है पूरे देश में, आप जानते हैं 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2016 में। मेरे कहने का मतलब एक सार्थक बहस हो, एक सार्थक चर्चा हो, आरोप और प्रत्यारोप। मैं देखिए, आपने जो आरोप लगाया, मैं बीजेपी प्रवक्ता से उसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। जैसे आपने सवाल मुझसे किए, आप सवाल का मेरे अभी तक आपने जवाब नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ है जो प्रधानमंत्री का एक चेहरा, मजबूत चेहरा लेके आएंगे। ठीक है, सभी अपने तजुर्बे से बहुत। अरे मेरे भाई, आगे भी सुन लीजिए। अब अखिलेश यादव का नेतृत्व स्वीकारेंगे आप साहब? जो अगर इंडिया का गठबंधन उनको चूज करता है तो बिल्कुल करेंगे। भाई जो भी हम डिसाइड। ठीक है, चलिए अवनीश त्यागी जी जवाब दीजिए। देखिए शुभम जी, बिल्कुल साफ है, देश की जनता
140 करोड़ जनता तय कर चुकी है। नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। हाँ। वो 24 प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के पास न कोई चेहरा है, न वोटर है, न सपोर्टर है। ये संतुलन खो चुके हैं, ये अलग अलग बनते हैं। और उधर मेरे समाजवादी की पार्टी के साथ ये जान ले कि उनके 5 जीते थे सबसे बड़ा गठबंधन करने के बाद, 5 में से 3 रह गए हैं और 3 में वो क्या करेंगे इस बार साफ होने जा रहे हैं। वो भी कांग्रेस की तरह वो भी बिलबिल करेंगे। अब कांग्रेस के जो साथी जिस तरह से घबरा रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, ना उनको जनता जानती है, न सहयोगी दल उनको कुछ समझ रहे हैं। परंतु देश की 140 करोड़ जनता ने फैसला कर लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से शपथ लें और जो तरक्की की दिशा में देश बढ़ा है, जो विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, जो एक ताकत बढ़ता जा रहा है देश, वो बन जाए और वो बन के रहेगा। ये बिल्कुल करते रहे, ये छिपा करते रहे, ये गड़बड़ाते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार लगातार वो शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। ये कांग्रेस के लूटेंगे, कोई गठबंधन कर ले, कोई कुछ कर ले, ये जनता ने फैसला कर लिया। अरे आरएसएस को बोल दीजिए ना फिर। आप चिंता न करो, चिंता ठीक है। भुवन जी बोले, भुवन जी बोले, आप परेशान न हो, भुवन जी आप परेशान न हो, आप इसलिए आपकी घबराहट जानते हैं बार बार। ठीक है, आप रुक जाए अवनीश जी, रुके सर, भुवन जी। शुभम जी, मुझे याद आता है जो 10 साल का जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन होने वाला था, उन्होंने पूर्व में चुनाव करा दिया था। हमें अच्छे तब राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे जी। और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। आज वही भाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी में देख रहा हूँ। ये देश वो है, ये देश तय करता है, देश सबसे बड़ा है। 140 करोड़ की जनता कब किसको अपना प्रधान बना दे, ये तय करने वाले भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। ये तय करने वाले 140 करोड़ के देशवासी। नहीं, लेकिन वो जैसे ठीक है। अभी देखिए, मैं मुद्दे गिनाऊंगा तो साहब भाई कह देंगे देखो बीजेपी के मुद्दे आप गिना रहा हूं। मैं जैसे उन्होंने कई जनसभाओं को मैं देखता हूं, मैं विश्लेषण करता हूं। देखिए, कई जनसभाओं को जब मैं सुनता हूं तो बीजेपी के जो नेता हैं वो तमाम अपने वादे और दावे गिनाते हैं। वो 370 हटाने की बात करते हैं, वो राम मंदिर को बनाने की बात करते हैं, भले ही उसका सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है। वो सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, रुक जाइए, अरे साहब जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए, बात पूरी कर लेने दीजिए, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक का वो दावा करते हैं, वो तमाम बातों का दावा करते हैं। ठीक है। अरे मुझे भुवन जी से मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाए। काम नहीं करते। अरे साहब भाई, करप्शन करने के अलावा कुछ करते कहाँ है साहब, मुझे बताइए तो। ठीक है, मैं जवाब ले लूं। भुवन जी, तो ये जो तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाते हैं और इसको वो सीधे कनेक्ट भी करते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी विंग जो है वो एक बहुत ताकतवर विंग उनकी है। वो इस पर अपना आर्थिक रूप से भी उस पर अपना खर्चा करते हैं, उस पर अपने बौद्धिक रूप से भी खर्चा करते हैं। देखिए, उनकी तमाम बैठकें भी हो रही हैं, लखनऊ में भी उन्होंने अपनी बैठक की और कहा कि शुभम जी जनता का पैसा यूज करते हैं, वो अपनी जेबों से नहीं लाते, भुवन जी से नहीं देते, वो भुवन जी मीडिया चैनल्स को नहीं, वो चंदा लेते हैं ना, वो चंदा लेते और कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम है, तो उनके पास आर्थिक सक्षमता भी है। वो चंदा जो है वो ऐसे ही लेते हैं। शुभम जी, ये विशेष CWC में उत्तर प्रदेश से 3 सदस्य बने हैं और तीनों के तीनों एक परिवार के हैं। जी। ये परिवारवाद चला रहे हैं। ठीक है, रुकिए अवनीश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बोले। शुभम जी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अभी हमने देखा प्रदेश में, कर्नाटक में कोई राज्य इकाई का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ रहे। मैंने देखा हिमाचल में कोई स्टेट का बंदा नहीं लड़ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा था। ये देश बड़ा है, ये देश जब तय कर लेता है तो निश्चित तौर पे पतन हो जाता है। ये देश की जनता महान है, वही अपना नेतृत्व तय कर, मेरा मानना है। ठीक है, अवनीश जी अब बोलिए। देखिए भुवन जी, देश की जनता महान है और महानता का परिचय दे रही है। बार आपने 154 करोड़ रुपीज जो है सिर्फ नेशनल हाईवे दोनों के जरिए जो है जनता को लूटने का काम किया है ना। आप जनता का नाम लीजिए तो ये सच्चाई भी बोलिए, अभी भी बोल रही है, उस पर भी बोल दीजिए 2 शब्द। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, आपकी स्थिति को समझ रहा हूँ। और देश की जनता मान चुकी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश को कोई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकता। और तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने वादे पूरे किए हैं, उन्होंने जनता का दिल जीता है और जनता का दिल जीता है
तो जनता का प्यार उन्हें मिलेगा, मिल रहा है, मिलेगा। आप बिल्कुल, आप कांग्रेस की स्थिति को छोड़िए, कांग्रेस को जो सजा मिलनी थी जनता ने दे दी, उसके कारनामों की सजा, उसके भ्रष्टाचार की सजा, उसके परिवारवाद की सजा। आप मुझे छोटी सी बात बताइए। नहीं, देखिए गरिमा बनाए रखिए। नहीं साहब जी, गरिमा बनाए रखिए। ये ठीक बात है। नहीं, ये ठीक बात। देखिए आप उतनी देर से लगातार बोल रहे हैं, मैंने आपको रोका नहीं, आप तमाम आरोप लगाइए। नहीं, लेकिन भाषाई मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये मर्यादा नहीं, वो हम बाहर मेरे कार्यक्रम में कम से कम मेरे डिबेट में इस तरीके के शब्दों की प्रयोग नहीं। अनुपम जी, ठीक है, रुकिए। अब अनुपम जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से धीरे धीरे चुनाव सामने आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, क्या आपको लगता है कि जनता ठगी जाती है इन तमाम दावों से, इन तमाम जो प्रलोभन दिए जाते हैं और उसके बाद जमीनी स्तर पर वो फलीभूत होते नजर नहीं आते हैं? चुनाव तक तो सब कुछ नजर आता है, और मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक दल की बात कर रहा हूं। शुभम भाई, मैं मान के चलता हूं कि इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर है। आप देखें कि इतने ढेर सारे अब दृष्टांत आपको नजर आते हैं जहां पे वही जनता विधानसभा में दूसरी पार्टी को लाती है और लोकसभा में दूसरी पार्टी को ले आती है। आप देखें 2 बार से लगातार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जिताते हैं और बहुत भारी बहुमत से जिताते हैं। मतलब आप 70 में से 67 सीटें दे देते हैं, 63 सीटें दे देते हैं, और दूसरी तरफ वो 7 की 7 सीटें बार बार नरेंद्र मोदी को दे देते हैं। तो ये बड़ी ही एक मैच्योरिटी की निशानी है। हमने तमाम जगह पे देखा जहाँ पे विधानसभा में दूसरी सरकारों की एक मेजॉरिटी आ गई और लोकसभा में दूसरी जगह आ गई। तो ऐसे में आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि जनता बेवकूफ बनती है, कोई जनता को बेवकूफ बना सकता है। एक वो पुराना बात है कि पब्लिक है, सब जानती है, ऐसी बात नहीं है। एक बात जरूर मुझको, जो इतनी देर से मैं आप लोग का ये सुन रहा था और मैं इंडिया गठबंधन के बारे में भी सुन रहा था, मुझे राहुल गांधी जी का वो बयान याद आता है जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। आपको नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जी का। अरे बात पूरी कर रही है, बात पूरी करना। अनुपम जी बोलिए, आप अनुपम जी बोलिए। इनको ना मोदी जी के कोई बयान नहीं सामने आते हैं। अनुपम जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। अनुपम, स्मार्ट सिटीज पे कुछ नहीं कहेंगे ये। योगी जी और मोदी जी मेरी बात सुने ना भैया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सैफ खान बोल रहे हैं। भाई राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के बाहर कोई हैसियत नहीं है। तो एक सवाल ये आता है कि जब आप गठबंधन बना रहे हैं, ममता की बिहार में हैसियत नहीं, नीतीश की यूपी में हैसियत नहीं, अखिलेश की तेलंगाना में हैसियत नहीं, केसीआर की गुजरात में हैसियत नहीं बोलेंगे। बहरहाल हम कुछ बोले या ना बोले, जनता हर बार बोल रही है, लगातार बोल रही है। अनुपम जी मेरे आपके नहीं, आपके पक्ष में से कोई बात जाती है। ठीक है सर, देखिए मैंने आपने भरपूर बोला है, मैंने भरपूर समय आपको दिया, आप दूसरों को बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। अनुपम जी बोलिए। तो मेरा सिर्फ ये कह रहा था कि ये एक सिद्धांत है कि एक सीट पे एक आदमी खड़ा होगा, बाकी विपक्षी लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब वो मुझे, चूंकि आपस में आप लोगों का एक पार्टी दूसरी पार्टी, आप देखें कि एक बहुजन समाज पार्टी विपक्ष को छोड़ दीजिए और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, तो किसी का एक स्टेट के बाहर कोई ना रोल है ना वोट है। बहुजन समाज पार्टी अभी तक आपके साथ नहीं आई थे या आप उसको साथ लाने में विफल रहे। तो ऐसे में आप जब ममता का वोट बिहार में नहीं, नीतीश का वोट यूपी में नहीं, अखिलेश का वोट गुजरात में नहीं, तेलंगाना, मतलब सबके वोट आपस में शेयर नहीं हो पा रहे, सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। ऐसे में अगर एक आदमी के सामने आप एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार उतार भी लेंगे तो आप कितना ज्यादा कर लेंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में आपने महागठबंधन का हाल देखा है। तो सवाल ये नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल ये नहीं शुभम आप क्या कह रहे हैं, सवाल ये कि जनता क्या कह रही है और चुनाव दर चुनाव क्या कह रही है, और अगर ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो फिर ये उनका दुर्भाग्य। ठीक है, जनता चूंकि सब कुछ उनके हाथ में है, आगे वाले 5 साल कौन तय करेगा वो भी जनता ही तय करेगी, कौन राज करने वाला है वो भी जनता तय करेगी। लेकिन मैं इतना समझना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है। लोकसभा में भले ही वो जो है अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में जबरदस्त टक्कर दी है और 100 सीटें तकरीबन ऐसी रही जिसपे हार का अंतर बेहद कम रहा है। अगर उन पर हार का अंतर जो है इतना कम ना होता तो हो सकता है सरकार भी ना बन पाती। तो क्या ये जो है 40 साल बाद, जी 35-40 साल बाद उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। हर बार त्रिकोणी चतुर्कोणी चुनाव होता है। 35-80 के दशक के बाद
उत्तर प्रदेश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, इसको देखिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी 91% मुस्लिम वोट और अपने चरम को छूने के बाद भी अगर 125 सीट तक रिस्ट्रिक्ट कर जाती तो मुझे लगता है कि उनको एक बार ठीक है, अपनी लास्ट 30 सेकेंड बचे। भुवन जी देखिए, अभी मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी की बात को सुन पा रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे ऐसे कौन से अलायंस हैं जिनका अन्य प्रदेशों में भी प्रभाव अपने इस प्रदेश को छोड़। निश्चित तौर पे गठबंधन ये बनता है कि समान विचार के लोग साथ आते तब एक गठबंधन। ठीक है, पहला विषय तो मेरा इनका है। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी लगातार अपना ग्राफ को बढ़ाने का काम कर रही है और वहां पर एक बात सिद्ध हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर पत्रकार भाई आप है और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के भी डिमांड ठीक है। भुवन जी, चूंकि समय सीमा है और समय सीमा की बाध्यता है, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी जुड़े इस खास कार्यक्रम में। तो सवाल यही है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस प्लान के तहत अपनी रणनीति बनाएगी और कैसे रण में उतरेगी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि बीच में बहुत सारी बाध्यताएं हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो एक साथ होकर इंडिया के बैनर तले अब उनको घेरने की कोशिश करेंगे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।